पहले शेयर बाजार में पैसा गंवाना मतलब कि भाई तुम गलत आदमी हो। कि आने वाले समय में इंडिया जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है उसका। और जैसे गवर्नमेंट बोलती है अमृतकाल, ये अमृतकाल तो पक्का आने वाला है। 50 साल पहले रिलायंस ने नीचे लिखा था ग्रोथ इज लाइफ। अमेरिकन कंपनी इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रही है फैक्ट्री लगाने के लिए। ताइवान की कंपनी उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बना रही है फॉक्सकॉन। चाइना की कंपनी इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिए, भैया हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर लो। क्यों? अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। इससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, हमारे साथ हैं वाइट ओक के एमडी एंड सीईओ श्री आशीष पी सोमैया सर। जोरदार तालियां हो जाए सोमैया सर के लिए। सोमैया सर, हमारी जनता जो है ना आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है पिछले 2 दिनों से। आपका नाम सुना इन्होंने, आपके बारे में सर्च किया इन्होंने। मैं चाहूँगा स्टेज पर हमारे बड़े भाई साहब श्री सत्यप्रकाश तिवारी जी आएँ और सोमैया सर का स्वागत करें। सोमैया सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि देखिए हम सब लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले लोग हैं, है ना? हाँ, हम मूर्ख लोग क्या जाने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हाँ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? तो जानना चाहते हैं पोर्टफोलियोज कैसे बनते हैं? सर मेरा निवेदन, नहीं मान ही नहीं रहे आप लोग का, शोर आ ही नहीं रहा यहां तक, जरा जोर से। सर हैंड ओवर टू यू। अब ये स्टेज आपका है और हम सुनना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए कि 68,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट होता है वाइट ओक कैपिटल, और ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो ये नंबर्स देखते हैं तो क्या एक आम आदमी भी ऐसे किसी नंबर तक कभी कभी पहुंच सकता है, कभी सोच सकता है, कभी इमेजिन कर सकता है? और आप किस तरीके से देखते हैं पैसे को, मनी मैनेजमेंट को, फाइनेंस को? तो हमें इनलाइट करें आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। स्टेज हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, इतनी दूर आने के लिए, इतनी गर्मी में। मेरे को लगता है आपने जितना एक्साइटमेंट क्रिएट किया है उसकी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको विनय जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यहाँ पे बड़े दिग्गज हैं, पुष्कर भाई भी हैं, इनको भी मिला हूँ मैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और डॉक्टर विनय, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी यहाँ पे आए। और देखिए क्या है कि इतने सारे लोग यहाँ पे इतने धूप में दोपहर के बीच में अगर यहाँ पे आके ध्यान दे रहे हैं और सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई बहुत लोगों को पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट? और सबसे ज़्यादा खुशी ये देख के होती है कि भाई यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है कि एवरेज एज जो है, मेरे को लग रहा है 25, 30, 35 के आसपास ज़्यादा लग रही है। मेरी उम्र करीब करीब 50 साल है, तो आप लोगों के सामने आके और भी अच्छा लग रहा है मेरे को। देखिए हम लोग का जो जनरेशन है, जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 1999 में, ठीक है? अब जब 1998, 1999 में जब मैंने अपना काम करना शुरू किया ना, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि शेयर बाजार को लोग किस तरीके से या किस नज़रिए से देखते थे और आज जो है शेयर बाजार की क्या सिचुएशन है और आज इसको लोग किस तरीके से देखते हैं। तो अगर आप देखें 1998, 99 में आजकल के जो यंग लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों ने OTT पे देखा होगा वो अब्दुल करीम तेलगी, उसके पहले आपने हर्षद मेहता, स्कैम 92, ये सब आपने OTT में देखा होगा। अब क्या है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, आपने जो OTT में देखा है वो मैंने प्रत्यक्ष हर दिन अखबार में पढ़ा है, ठीक है? और 1998, 99 में तब की अगर आप बात करें तो शेयर बाजार ऐसा चीज था कि भाई जहां पे मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जब लोगों से पैसा लेती थी तो जैसे अपना रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक 12% ब्याज पे गवर्नमेंट के लिए रिजर्व बैंक पैसा उठाती थी, जिसको हम बोलते थे RBI बॉन्ड। अब आप समझो, आप स्टेट बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ,
रिजर्व बैंक का बॉन्ड ले लो, ये हर चीज का ब्याज होता था 10, 11, 12%। बड़ी बड़ी कंपनियां HDFC, कोटक, टाटा मोटर्स, ये सब लोग पैसा उठाते थे 17, 18% पे। अब आप समझो एक चीज कि भाई जब गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनियां 12, 15, 17% पे पैसा उठाती हैं तो शेयर बाजार में कोई क्यों जाएगा? तो इसीलिए जब ये 1990s का दशक था ना, तब शेयर बाजार में वही लोग जाते थे जिनके पास खेलने के लिए पैसा होता था, या जिनको ऐसा लगता था कि भाई खेल के कुछ इसमें से बनाया जाए। और अभी का जो माहौल है, अभी के यहाँ पे जो यंग लोग हैं, इनको आप बोलेंगे बेटा ब्याज दर क्या होता है, तो बोलेंगे ब्याज दर 6% होता है। आप अपने कभी घर पे जाके अपने माता पिता, दादा दादी किसी को पूछिए कि बाबूजी ब्याज दर किसको बोलते हैं, वो आपको बोलेंगे 12%, 15%, कुछ लोग बोलेंगे 2% पर मंथ कैश में। ठीक है, तो ब्याज क्या होता था और क्या हो गया, ये बिल्कुल चेंज हो गया है। सो अभी का जो माहौल है, इसमें शेयर बाजार जो है ये मेन सेंटर पे आ गया है। पहले शेयर बाजार में पैसा गंवाना मतलब कि भाई तुम गलत आदमी हो। आज शेयर बाजार में अगर कोई पैसा लगाता है और किसी कारण से गंवाता भी है तो लोग समझते हैं कि भाई चलो ये सही तरीका है कम से कम पैसा बनाने का, इसमें ऊंच नीच लगी रहती है। और यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि काफ़ी सारे जो लोग हैं ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, पुष्कर भाई और विनय भाई के गाइडेंस में काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। आपने मिस्टर झुनझुनवाला, राकेश जी का नाम तो सुना ही होगा, राकेश झुनझुनवाला का सबने सुना है। सबसे इंडिया के वॉरेन बफेट हैं वो, सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर। तो इनका आपने कई बार इनके इंटरव्यूज देखे होंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग कहानी बहुत सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं कि भाई 1980 में अगर 10,000 रुपए का विप्रो लेते तो आज का वैल्यू 600-700 करोड़ होता है। ऐसा सुना है आपने? फिर कोई बोलता है देखो ये साहब ने 2002 में टाइटन लिया, किसी साहब ने 1995 में हीरो मोटर ले लिया, किसी साहब ने IPO में इन्फोसिस ले लिया। कभी कभी ये सब कहानी सुनता हूं ना तो मेरे को भी लगता है कि मैं भी घर जाके अपनी मम्मी और, मतलब खैर मेरे पिताजी तो नहीं है, बट मेरे को भी ऐसा लगता है कि घर जाके अपनी माता जी को मैं पूछूं कि मम्मा आपके पास 1980 में 10,000 रुपये नहीं था क्या, कर क्या रहे थे आप? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अगर मैं घर जाके अपने माता पिता को पूछूं कि भाई मैंने इतना कहानी सुना है कि 1980 में अगर 10,000 रुपये बाजार में लगाते तो आज 600-700 करोड़ हो जाता, तो हम दर दर नहीं भटकते ना। करेक्ट? तो अगर मैं अपने प्रीवियस जनरेशन को जाके पूछूं कि भाई आपने 1980 में, 1990 या 2000 तक भी बाजार में 5-10 हज़ार, 15,000 रुपये क्यों नहीं लगाया, तो क्या जवाब देंगे वो लोग? बोले भैया वो पैसा था ही नहीं हमारे पास। 1980 में 10,000 रुपये था किसके पास? किसी के पास नहीं था। इसीलिए ये जो बड़े बड़े आप कहानी सुनते हैं ना, ये केवल कहानियां ही है कि भाई इस समय पे इतना पैसा लगाते तो इतना हो जाता। अब जो इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, मिस्टर झुनझुनवाला जो हैं, इनके कई इंटरव्यूज आप सुनिए। ये खुद ने, इन्होंने क्या बताया है कि भाई पहले इन्होंने ट्रेडिंग करके कैपिटल बनाया। देखो ये जो सब कहानी बोलते हैं ना कि इन्फोसिस का आप IPO खरीद लेते, HDFC बैंक IPO में खरीद लेते, 1990 में हीरो मोटर खरीद लेते, 1980 में विप्रो खरीद लेते, ये सब क्या है, पास्ट का कहानी है। आप कितने लोग को मिले हो जिसने 1980 में विप्रो खरीदा है? बताओ मेरे को। कोई नहीं मिला ना अभी। आप कितने लोग को मिले हो जिन्होंने इन्फोसिस IPO से लेके बैठा हुआ है? कोई नहीं मिला। आप कितने लोग को मिले हो जो 1990 से हीरो मोटर लेके बैठा है? कोई नहीं मिला ना। क्यों कोई नहीं मिला? क्योंकि भाई तभी विप्रो भी तेल बनाता था, किसको पता क्या करता था। 10,000 रुपया था किसके पास? इन्फोसिस में IPO आया तब पैसा लगाने के लिए अवेयरनेस और पैसा था किसके पास? इसीलिए इतने बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर है, मिस्टर झुनझुनवाला, इन्होंने भी क्या बताया अपने वीडियोस में कि भाई तब पैसा नहीं था हमारे पास, पहले हमने ट्रेडिंग करके कैपिटल बनाया। लेकिन ट्रेडिंग करके जो कैपिटल बनाया, जो आप लोग भी बना रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ट्रेडिंग करके जो कैपिटल बनाया उसके बाद उस पैसे से क्या किया उन्होंने? तो ट्रेडिंग तो एक तरफ चलती रही, लेकिन ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट बन रहा था तो साथ ही साथ साइड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया। तो देखिए ये सब जो जितने भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, ये सबके पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, लेकिन ये जानते हैं कि भाई कौन से शेयर में ट्रेडिंग करना है और कौन से शेयर में इन्वेस्टर बनना है। तो क्रिसिल और टाइटन में वो इन्वेस्टर है,
लेकिन रोज सुबह शाम उनकी टीम किस में ट्रेडिंग करती है वो अलग चीजें हैं। हमारे साथ बाजार में क्या होता है पता है आपको? हम लोग बाजार में जब जाते हैं, बाजार हमारा डिसाइड करता है हम किस में ट्रेडर है किस में इन्वेस्टर है। तो अभी क्या होता है बाजार में, देखिए अब क्या होता है। अभी ये अनफॉर्चुनेटली समझो 2012-13 का पुराना एग्जाम्पल लेता हूं, नया एग्जाम्पल लूंगा तो बहुत लोगों को चोट लगेगी। पुराना एग्जाम्पल लेता हूं। आपको पता है 2014 में जब एनडीए की सरकार जीत के आई तो रियल एस्टेट के स्टॉक चलने लगे। एक स्टॉक बहुत चला था, वो था यूनिटेक, ठीक है। तभी बैंकों के शेयर भी चल रहे थे, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। तो हमारे साथ होता क्या है कि भाई जो शेयर चलता है उसमें लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत साल के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जेट एयरवेज और यूनिटेक में इन्वेस्टर है और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में ट्रेडर है। करेक्ट। हकीकत में मार्केट तय कर रहा है कि भाई हम किस में ट्रेडर है किस में इन्वेस्टर है, क्योंकि शेयर का भाव हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो जरूरत क्या है, ट्रेडिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबके पास शुरुआती तौर पे कैपिटल होता नहीं है और कम कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर भी बोल के गए हैं कि कम कैपिटल से पहले थोड़ा एक कैपिटल बड़ा बनाने के लिए ट्रेडिंग करना चाहिए और सही तरीके से जैसे आप सीख रहे हैं वैसे आप करिए। लेकिन जब ट्रेडिंग आप करते हैं उससे जो पैसा बनता है धीमे धीमे साइड पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना भी जरूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इंडिया में जितना ट्रेडिंग में लोगों ने पैसा बनाया है उतना इंडिया में इन्वेस्टमेंट का भी हिस्ट्री है। और इन्वेस्टमेंट की क्या हिस्ट्री है हमारी, अगर आप 1991-92 से जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से आप देखिए 33-34 साल में औसतन 14 से 15% सेंसेक्स का कंपाउंडिंग है। मतलब लोग बोलते हैं कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे सक्षम आर्थिक व्यवस्था है हमारी, और हमारी आर्थिक व्यवस्था में हर साल 12-15% का इजाफा हो रहा है। मतलब जीडीपी ग्रोथ 6.5%, महंगाई 5 से 6%, तो 12% का आर्थिक व्यवस्था में हर साल इजाफा हो रहा है। इसका क्या मतलब है, हर 5 से 6 साल में आर्थिक व्यवस्था डबल हो रही है। जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो हर 6 साल में डबल हो रही है। तो अब आप एक चीज मेरे साथ गिनो, आप एक चीज समझो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से क्या होता है। मेरे को एक चीज बताओ, जो भी गणित यहां पे जानते हैं, जो चीज 12 से 15% ग्रो कर रही है कितने साल में पैसा डबल करेगी? 5 से 6 साल में पैसा डबल होएगा। 15% है तो 5 साल में और 12% है तो 6 साल में, ठीक है। अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई अगर 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बना रहा है, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो समझो आपने पैसा अलग करते करते 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ 5 साल में, अभी हम लोग समझो कि 20 साल पहले से स्टार्ट करते हैं, 20 साल पहले से स्टार्ट करते हैं, समझो 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया, 5 साल में कितना होएगा? 20 हो जाएगा, 10 साल में 40 हो जाएगा, 15 साल में 80 हो जाएगा और 20वें साल में 1 करोड़ 60 लाख। तो देखिए क्या है, ट्रेडिंग से अगर आपका 10-20 लाख का कैपिटल बनता है, लेकिन साइड में अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया तो आने वाले दशक में आपका वो पूरा लाइफ बदल देगा। और बहुत लोग स्मार्ट ट्रेडिंग मोमेंटम से पैसा बनाते हैं, लेकिन आप देखिए बड़े से बड़ा जो दिग्गज इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट है, इंडिया में झुनझुनवाला साहब है, सब ने साइड में इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना के रखा है। करेक्ट। सो सबसे पहली चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। दूसरा इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का एक जरिया क्या है, या तो आप मार्केट में हैं तो आप ही अच्छे शेयर्स खरीदिए, और अगर आपका माइंड ज्यादा ट्रेडिंग पे चल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए साइड पे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी वगैरह करिए। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का आपको और एक फायदा है, क्योंकि इन सबका पोर्टफोलियो आप ट्रैक करेंगे। पोर्टफोलियो ट्रैक करेंगे, जैसे हमारा पोर्टफोलियो है, हम लोग के 33 एनालिस्ट है जो 1000 कंपनियों को ट्रैक करते हैं। अब ऊपर तो वही सब दिखता है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो सबको पता है, लेकिन पहले 20 स्टॉक जाने दीजिए, उसके नीचे आप देखिए क्या हो रहा है। कोई चीज 0.5% से आती है, फिर वो धीमे धीमे आगे बढ़ती है। तो 2 साल पहले, 3 साल पहले कहाँ हमने प्री आईपीओ किया, कहाँ पे एंकर इन्वेस्टिंग किया, कौन सा माइक्रो कैप 5000 करोड़ वाला हमने ले लिया, कौन चाइना का यहाँ पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहा है, कौन यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कर रहा है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की नई लाइंस लग रही है।
तो ये सब अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह करेंगे, तो आपकी ट्रैकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक हो, आपके साथ और 2 लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फौज खड़ी है। ये फौज का काम है पूरे देश का भ्रमण करना और कंपनियां ढूंढना। तो हमारे पोर्टफोलियो में तो आपको नीचे ही बहुत सारा चीज मिल जाएगा जो आप ट्रैक करते हो या करना चाहते हो। तो तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आने वाले समय में इंडिया जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है उसका, और जैसे गवर्नमेंट बोलती है अमृतकाल, ये अमृतकाल तो पक्का आने वाला है। इसका मैं आपको सीधा सीधा हिसाब बताता हूं। दुनिया में जो भी हो रहा है, शेयर बाजार, आर्थिक व्यवस्था, ये सब कंपनियों के लिए चल रहा है। द वर्ल्ड इज ओन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स। दुनिया कंपनियों के लिए और कंपनियों का मुनाफे के लिए चलती है। आज अमेरिका अगर चाइना से निगोशिएट कर रहा है, इंडिया से निगोशिएट कर रहा है, किस लिए निगोशिएट कर रहा है? अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। तो पूरी दुनिया कारोबार के लिए और ट्रेड के लिए चलती है, करेक्ट? और जो कारोबार है वो क्या चाहता है? ग्रोथ। लोगों को अपने कारोबार में मुनाफा बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, कारोबार में इजाफा होना चाहिए। 50 साल पहले रिलायंस ने नीचे लिखा था ग्रोथ इज लाइफ, मतलब इजाफा होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, यही असली जिंदगी है और जिंदगी में तरक्की होना बहुत जरूरी है। तो दुनिया में पूरा का पूरा काम जो है वो कारोबार को बढ़ाने के लिए और तरक्की के लिए हो रहा है। अब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था के इजाफे की बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था में जब आप ग्रोथ की बात करते हो तो ग्रोथ हमेशा 2 ही चीजों से डिटरमाइन होता है। 2 ही चीजें हैं जो कितना ग्रोथ होगा, 2 चीजें वो तय करती है। पहली चीज क्या है? कितने लोग हैं, पॉपुलेशन कितना है। किसी भी कंट्री का अगर आपको आर्थिक व्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने वाली है अगर समझना है तो पहले आप ये समझो पॉपुलेशन कितना है। तो पॉपुलेशन तो है हमारे पास, और दूसरा चीज, जो भी पॉपुलेशन है उसकी उत्पादकता कितनी है, मतलब पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी। पॉपुलेशन मल्टीप्लाई प्रोडक्टिविटी। किसी भी देश का ग्रोथ, किसी भी देश की प्रगति वहीं से होती है। अब आप प्रोडक्टिविटी का देखिए, मैंने बोला पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी। पॉपुलेशन तो है हमारे पास 142 करोड़ या 141 करोड़, जो भी पॉपुलेशन तो है हमारे पास। फिर मैंने क्या बोला? पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कहां से आती है? प्रोडक्टिविटी कहां से आती है? किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है? जहां पे पॉपुलेशन सबसे जवान है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इंडिया में बहुत सारे लोग इंडिया का कंपैरिजन चाइना से, अमेरिका से, यूरोप से करते हैं, बिल्कुल गलत कंपैरिजन है सब। 15 साल पहले इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे थे, आज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग जवान हैं, और आने वाले 15 साल में पूरी दुनिया में जितने वर्किंग एज के लोग हैं उसमें 30% लोग केवल इंडिया में होंगे। 30%। तो अभी आप ये देख रहे हो अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर। आज आप इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी अखबार पढ़ लो, अमेरिकन कंपनी इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रही है फैक्ट्री लगाने के लिए। ताइवान की कंपनी उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बना रही है, फॉक्सकॉन। चाइना की कंपनी इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर ली है, भैया हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर लो। क्यों? क्योंकि जो बड़े से बड़े जो देश है वो एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे हैं। लेकिन तरक्की सबको चाहिए, तो भाई तरक्की सबको चाहिए तो प्रोडक्शन कहां करोगे? अपना माल कहां बनाओगे? तो माल तो वहीं पे बनेगा और प्रोडक्शन तो वहीं पे होगा जहां ज्यादा से ज्यादा जवान लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो जवान लोग हैं वही सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तो देखो, अमृतकाल तो आएगा, पक्का आएगा, वो तो निश्चित है, वो तो होना ही है, क्योंकि दुनिया का 30% वर्किंग एज पॉपुलेशन आने वाले थोड़े सालों में इंडिया में होने वाला है। तो ये सब लोगों को क्या हमारे पे प्यार नहीं आ गया है? ये सबको समझ में आ रहा है कि भाई
अब आगे जाके दुनिया का अगला जो ग्रोथ है वो इंडिया से आएगा। तो सब लोगों को, एप्पल, टेस्ला, ये फॉक्सकॉन, ये सबको इंडिया में कारोबार करना है, क्योंकि अगला जो ग्रोथ है वो यहीं से आएगा। अभी आपको ये सोचना है कि भाई इन लोगों को आपको आके माल बेचना है, इन लोगों को यहां पे आके प्रोडक्शन भी करना है, तो आर्थिक व्यवस्था में योगदान तो आप देंगे, आर्थिक व्यवस्था में योगदान तो आप जरूर देंगे ही देंगे, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में योगदान देने के बाद उसमें आप भागीदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसके लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। केवल हर जगह पे जाते बोलो हमारा अमृतकाल आएगा, हमारा अमृतकाल आएगा, भाई आएगा, हमको पक्का मालूम है आएगा, लेकिन तुम्हारा उसमें फायदा होगा कि नहीं होगा वो तो तुम करोगे ना। वो तुमको माल बेच के जाएंगे, अपना शेयर दे के नहीं जाएंगे, शेयर तो तुमको लेना पड़ेगा भाई, राइट? सो आने वाले समय में जैसे हम लोग सब लोग बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, आने वाले सालों में इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, ये सब होएगा। आप उसमें भागीदार होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल है। अमृतकाल आएगा कि नहीं आएगा उस पर कोई सवाल नहीं है। 2047 नहीं तो 2045 नहीं तो 2050 कहीं न कहीं तो आएगा पक्का। लेकिन आने वाले 20 साल में मैं आपको एक चीज पक्का बोल सकता हूं, अगर आप 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से, जब से भी आप मार्केट में हैं, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब से भी आप मार्केट में हैं, अब तक आपने केवल ट्यूशन फीस भरा है। अभी आप देखो आने वाले 5, 10, 15 साल में क्या होने वाला है। आपको, अगर मैं सब सही बोल रहा हूं तो साहब मेरे को बुलाएंगे वापस, कहां जाना है, मेरे को यहीं पे आना है। तो ये सब मैं बोल रहा हूं वो तो होने वाला है। आपने पिछले 5-10 साल में जो देखा है वो कुछ नहीं है, शुरुआत भी नहीं हुआ है अभी तक। हमारा देश कितना परिवर्तित हुआ है उसके मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा कि भाई 10-15 साल में इतना परिवर्तन हुआ है तो आने वाले 10-15 साल में कितना परिवर्तन होएगा, आपको आश्चर्य होगा। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं इसके। यहां पर कई लोग हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप मेरे को बताओ 10-15 साल पहले या 20 साल पहले आप टीवी देखते हैं, देखिए कोई भी देश कितना बदल रहा है वो समझने के लिए आपको टीवी का इश्तेहार देखना चाहिए। आप मेरे को बताओ 15-20 साल पहले जब टीवी पे दांत साफ करने का कोई चीज है उसका जब इश्तेहार आता था तो क्या बताते थे टीवी पे? इश्तेहार में क्या आता था? एक मास्टर जी होते हैं, बोलते अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। बोलते क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करता हूं। याद है किसी को? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि भाई 20 साल पहले हमारे देश में यह बताना पड़ता था कि भाई मेहरबानी करके कोयला और दातुन मत इस्तेमाल करो, कम से कम दंत मंजन तो इस्तेमाल करो, यह बोलना पड़ता था। अभी आप मेरे को बताओ कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट आता है, जब आप ये क्रिकेट मैच और टीवी और ओटीटी देखते हैं, कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट आता है। कोलगेट का आज का एडवर्टाइजमेंट क्या बताता है, बताओ मेरे को? बोलता है भाई रात को अगर आपने मिठाई खाई है तो दूसरी बार ब्रश करो। इसका क्या मतलब है? 20 साल में कितना चेंज हो गया समझो आप। लोगों को टीवी पे जाके सिखाना पड़ता था कि कम से कम दंत मंजन इस्तेमाल कर मेरे भाई। अभी क्या बताना पड़ रहा है? भाई तुम एक बार ब्रश करोगे तो हमारा टूथपेस्ट तो बिकने से रहा, मेहरबानी करके 2 बार कर लो भाई, ये बताना पड़ रहा है ना। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे बहुत सारी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। मेरे को एक चीज बताओ, ये केवल महिलाओं के लिए मैं पूछ रहा हूं, आपके घर में किचन तो होगा, ऑब्वियसली किचन होता है, किचन। आप मेरे को सोच के बताओ 20 साल 25 साल पहले आपके किचन में इलेक्ट्रिसिटी के कितने पॉइंट होते थे? पुरुष भी बता सकते हैं अगर किचन में गए कभी तो। नहीं होता था भाई, लोग बोलते थे चूल्हा होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे आग लग सकती है। अभी मेरे को बताओ, आप बनारस में जाओ, लखनऊ में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी घर में अगर किचन बन रहा है कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसमें, बताओ मेरे को? इधर अच्छा है 5-10 है, मेरे घर पे आओ मुंबई में 20 है। 15 से 20 इलेक्ट्रिक पॉइंट लगते हैं। क्यों पता है आपको?
क्योंकि लोगों के घर में टोस्टर आ गया, माइक्रोवेव आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, अवन आ गया, और पता नहीं 4 चीज मेरी बीवी बता देगी जो मेरे को पता नहीं है वो सब चीजें वहां पे। करेक्ट? इतना बदल गया है। अभी आप समझो 20 साल में हम लोग गरीब देश से, अभी तो गरीब देश से लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचे ही है, वहां पे तो आपका 15% बन गया। अभी आप समझो 140 करोड़ में से 10, 20, 30, 40 करोड़ लोग अगर मिडिल क्लास बन गए, 5-10 करोड़ लोग अगर रईस बन गए, भाई इधर बनारस से मुंबई का फ्लाइट मिलना मुश्किल हो गया है। क्या होएगा आगे बताओ मेरे को? दिन में 5 फ्लाइट आती है बनारस, फुल है, फुल। 15,000 देना पड़ता है। दिल्ली का तो मैं सुना है अलग है, राइट? अब आप समझो पिछले 15 साल में हम लोग केवल गरीब से लोअर मिडिल क्लास बने हैं। आने वाले 15 साल में हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बनेंगे तो कुछ 2-5 करोड़ लोग रईस बनेंगे, कुछ 15-20 करोड़ लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बनेंगे। भाई जिस नंबर की हम बात करते हैं ना, अभी मेरे को किसी ने बोला कि आपके 6 करोड़ एसआईपी के इन्वेस्टर है, तो ज्यादा है कि कम है? मैं बोला भाई पूरे इंग्लैंड में 6 करोड़ लोग हैं। करेक्ट? कितना चाहिए? आप एक चीज समझो, आप ट्रेडिंग करो, बढ़िया है, कैपिटल बनाओ, यहां पे बड़े दिग्गज आपको बताने वाले हैं, ट्रांसपेरेंसी है, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, सारे साधन है आपके पास। आप जैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करो, देखो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कोई एसआईपी से शुरुआत करता है, कोई एफएनओ से शुरुआत करता है, कोई ट्रेडिंग से शुरुआत करता है, कोई आईपीओ में पैसा लगाता है। जैसे जुड़ना चाहो वैसे जुड़ो, अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी डिस्कवरी है। बाजार से जुड़े रहो, अगर जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, ये अमृतकाल तो आने वाला है, आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होने वाला है, इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, ये सब होने वाला है। ये सब बहस में पड़ना मत। हमारे यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं हमारी क्या कंपैरिजन होगी, हम क्या हो गए, ये हो गया। देखो, इक्विटी इज फॉर ऑप्टिमिस्ट। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आशावादी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया आगे चलती है। करेक्ट? तो ज्यादा नेगेटिव लोगों से मिलो मत, सुनो मत। ऐसा बहुत लोग हैं जो रह जाते हैं पीछे। आप किसी भी, आपका जो भी जर्नी है, आईपीओ लगाओ, एसआईपी लगाओ, एफएनओ करो, जो भी करो, आप अपना अपना सीख लोगे। लेकिन मार्केट में बने रहोगे, जुड़े रहोगे। कभी ऐसा काम मत करना कि मार्केट आपको बाहर फेंक दे। देखो, ऐसा रिस्क मत लो कि मार्केट में, मतलब आजकल आईपीएल में चल रहा है ना, वो बोले भाई हमको 12 रन की एवरेज से बैटिंग करना है। भाई 12 रन के एवरेज से बैटिंग करने के लिए भी पिच पे रहना पड़ता है ना। तुम ऐसे ही निकल लिए बाहर, स्टंपिंग हो गया, फिर क्या करोगे? हो गया खत्म। करेक्ट? सो पिच पे बने रहना जरूरी है। कैसा साधन लेके बने रहोगे वो तुम्हारा चॉइस है। पिच पे बने रहना बहुत जरूरी है। पिच पे बने रहोगे, कुछ ना कुछ निकलेगा। क्यों कुछ ना कुछ निकलेगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा कंट्री ही ऐसे, आप देखो, ऐसा बहुत सारा कंट्री नहीं है जहां पे 30-32 साल से आर्थिक व्यवस्था में 12% का इजाफा हो रहा है। 30-32 साल से सेंसेक्स अपने आप ही 14-15% कंपाउंडेड ग्रो कर रहा है। तो भाई इधर कुछ नहीं करने का 5 साल में डबल होता है। करेक्ट? आपने टीवी में 5 स्टार का एडवर्टाइजमेंट देखा है? देखो, आप लोग टीवी ध्यान से देखो। मैं टीवी भी शेयर बाजार का सीखने के लिए देखता हूं। टीवी में पता नहीं लोग क्या देखते हैं, मेरे को हर जगह शेयर बाजार दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने टीवी में या यूट्यूब में कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट देखा है? आपको पता है कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट में आजकल क्या आता है? एक बूढ़ी अम्मा होती है, दादी माँ होती है, वो एक बेंच पे बैठी होती है, तो उनको चलने में तकलीफ है, तो छड़ी होती है उनके पास। जब वो बेंच पे बैठी होती है तो छड़ी उनकी कहीं दूर जाके गिर जाती है। अब पास में एक जवान लड़का खड़ा है, वो बड़े चाव से 5 स्टार खा रहा है। तो दादी माँ उस बच्चे को बोलती है, बेटा मेरी छड़ी उठा के दे दो। तो वो 5 स्टार खा रहा होता है, वो बोलता है उठाता हूं, करता हूं। लेकिन वो 5 स्टार खाने में मगन रहता है, वो छड़ी उठा के दादी माँ को देता नहीं है। ठीक है? तो दादी माँ ऐसे ऐसे चलते चलते बड़े मुश्किल से झुकती है, छड़ी उठाती है।
जब वो छड़ी उठाती है ना, तो जिस बेंच पे बैठी होती है वहां बिल्डिंग में ऊपर से धड़ाम से एक एयर कंडीशनर गिरता है। तो दादी माँ उस लड़के को देख के बोलती है, बेटा थैंक यू। तो बेटा बोलता है, दादी माँ किस बात का थैंक यू? वो बोलती है, कुछ नहीं करने का थैंक यू। अभी मैं आपको यहां पे तरह तरह के इश्तेहार सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं भाई, आपका मार्केट ऐसा है जहां पे आपको कुछ नहीं करने का ही थैंक यू बोलने का है हमको, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे तो 5 साल में तो बाजार ही पैसा डबल कर देता है। करेक्ट है ना विनय भाई? जो लोग कुछ नहीं करे ना, आपके एसआईपी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिंग वाले हैं ना, एसआईपी वाले, उनको ना कुछ नहीं करने का थैंक यू भेजा करो आप। जितने दिन एसआईपी चलती है ना, उतने दिन थैंक यू भेजो उनको। जितने दिन एसआईपी चलती है उतने दिन थैंक यू भेजो, बोले कुछ नहीं करने का थैंक यू है ये। क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो हर 5 साल में बाजार ही पैसा डबल करता है। लेकिन लोगों का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में कंफ्यूज कर देते हैं। ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर बन जाते हैं, इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्लैरिटी रखो भाई, क्लैरिटी रखो। ट्रेडिंग से कैपिटल बनाओ और फिर धीमे धीमे इन्वेस्टिंग करो। ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो में सतर्क रहो, इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में 5 स्टार लेके साइड में बैठो। सर आप 5 स्टार भेज देना, लोग समझ जाएंगे। राइट? सो आप बोलने का ये मतलब है, बने रहो, पिच पे रहोगे, कुछ ना कुछ बनेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।